आज की इस गहन चर्चा में सुनने वालों का स्वागत है। आज हम जिस रचना के पन्नों को पलटने वाले हैं वो मतलब सिर्फ कुछ शब्दों का ताना बाना नहीं है, बिल्कुल। बल्कि इंसानी भावनाओं, लालच और मासूमियत के खो जाने का एक ऐसा जीता जागता दस्तावेज है जो किसी को भी भीतर तक झकझोर सकता है। आज हमारी चर्चा के केंद्र में है महान लेखक राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की बेहद मार्मिक कहानी कानों में कंगना। बहुत ही कालजयी रचना है ये। हाँ, और आज हमारा उद्देश्य केवल कहानी के घटनाक्रम को दोहराना नहीं है, बल्कि उस दर्द, उस छलावे और उस निश्चल प्रेम को महसूस करना है जो इन पन्नों में बहुत गहराई से छुपा है। जब कोई इस कहानी को पढ़ता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई सजीव चित्र आंखों के सामने उभर रहा हो। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। इस कहानी की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसका धीमा ठहराव और इसके भीतर पनपता हुआ मनोवैज्ञानिक द्वंद्व। बिल्कुल। देखिए, अगर इस रचना के मूल विषय को देखा जाए तो ये पूरी कहानी प्रकृति की उस निश्चल सरलता और हमारी दुनिया के उस खोखले बनावटी दिखावे के बीच का एक सीधा टकराव है। अक्सर इंसान बाहरी चमक दमक में इतना अंधा हो जाता है कि जो असल सुंदरता है, जो भीतर की पवित्रता है, उसे वो अपने ही हाथों से नष्ट कर बैठता है। कहानी का जो नायक है नरेंद्र, वो भी इसी इंसानी कमजोरी का शिकार होता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। कहानी के उस पहले और सबसे खूबसूरत दृश्य पर गौर करते हैं जहां से इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है। हाँ, वो दृश्य बहुत ही खास है। बिल्कुल। कहानी पढ़ते हुए एक ऐसा दृश्य जहन में बनता है, एक साफ नीला और उदार आकाश, हवा में झूमते शांत पत्ते और ढलती हुई सुनहरी शाम। क्या बात है। नायक नरेंद्र पास ही एक आम के पेड़ की डाली थामे खड़ा है और ठीक उसी समय वहां किरण आती है। लेखक ने किरण का जो वर्णन किया है ना, वो सच में अद्भुत है। उसकी तुलना वन के फूल से की गई है। वन का फूल, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है है ना? वो कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे समाज के तौर तरीकों में ढाला गया हो। उसका भोलापन उन जंगली फूलों जैसा है जो सिर्फ प्रकृति की गोद में पलते हैं, जिन्हें बस बादलों की बारिश ही सींचती है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि लेखक ने इस वन के फूल की तुलना जानबूझकर चमन के फूलों से की है। अच्छा, मतलब बगीचे के फूल। जी, चमन के फूल यानी वो फूल जो खाद और पानी से पलते हैं, जिन्हें इंसान अपनी पसंद के हिसाब से काट छाट कर सुंदर बनाता है और जो बस कुछ पल के लिए किसी फूलदान की शोभा बढ़ाते हैं। वो कृत्रिम सजावट। बिल्कुल। किरण इन सब कृत्रिम दिखावों से कोसों दूर है। ये रूपक इस बात का संकेत है कि किरण का वजूद समाज की उन उम्मीदों से आजाद है जहां लोगों को एक सांचे में फिट होना पड़ता है। उसकी वेशभूषा भी इसी आजादी को दर्शाती है। और यही वो पल है जहां इस कहानी का जो शीर्षक है कानों में कंगना, वो एकदम से जीवंत हो उठता है। नरेंद्र देखता है कि किरण ने अपने कानों में कंगन पहने हुए हैं। हाँ, वो बड़ा मासूम सा पल है। वो बड़ी हैरानी से पूछता है, किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? इस पर किरण अपने बालों की चंचल लट को हटाकर इतनी मासूमियत से जवाब देती है, कंगन। और नरेंद्र हैरान रह जाता है। हाँ, नरेंद्र जब कहता है कि कानों में कंगन, तो किरण का बहुत ही सीधा सा जवाब होता है, हाँ, तब कहाँ पहनूं? ये दृश्य मन को छू लेने वाला है। बिल्कुल। इसके बाद नरेंद्र खुद आगे बढ़ता है, किरण के कानों से वो कंगन उतारता है और धीरे धीरे उसकी उंगलियों में पहना देता है। उस पल नरेंद्र को एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है और वो कहता है, किरण, आज की ये घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। ये भीतर तक बैठ गई। अगर इस घटना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो ये सिर्फ एक आभूषण को गलत जगह पहनने की भूल नहीं थी। तो ये क्या था? ये किरण के उस सांसारिक माया से पूरी तरह मुक्त स्वभाव का प्रतीक है। उसे दुनियादारी की सजने संवरने के तय कायदों की कोई समझ नहीं है। उसका सौंदर्य पूरी तरह प्राकृतिक है। और जब नरेंद्र कंगन उसके कानों से निकालकर उसके हाथों में पहनाता है तो असल में अनजाने में ही वो उसे दुनियावी नियमों का पहला पाठ पढ़ा रहा है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये एक बहुत गहरा संकेत है कि कैसे अब ये आजाद वन का फूल धीरे धीरे समाज के बनाए नियमों के साँचे में ढलना शुरू करेगा। यहीं से उस मासूमियत के चिन्ह की नींव पड़ जाती है। ये नजरिया काफी गहरा है। अनजाने में ही सही नरेंद्र ने उसे बदलने की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद कहानी का दृश्य बदलता है और हमें उस अलौकिक वन के भीतर ले जाता है जहां किरण पली बढ़ी है। ऋषिकेश के पास का वन। जी, ऋषिकेश के पास का ये वन कोई साधारण बगीचा या विलास का स्थान नहीं है।
लेखक ने इसकी तुलना चित्रकूट या पंचवटी से की है। और ये नाम सुनते ही एक पवित्रता का एहसास होता है। बिल्कुल। जब कहानी में इन स्थानों का जिक्र आता है तो स्पष्ट होता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान के भीतर कोई सांसारिक इच्छा या मोह नहीं जागता, बल्कि एक गहरा अलौकिक आनंद मिलता है। और इसी पवित्र वातावरण में किरण के पिता योगीश्वर रहते हैं। कहानी में बताया गया है कि उनकी चित्तवृत्ति हमेशा ब्रह्मलोक की शांति में लिपटी रहती थी। चित्तवृत्ति, इसे अगर हम थोड़ा सरल भाषा में समझें तो इसे अगर सरल शब्दों में समझें तो चित्तवृत्ति का अर्थ है इंसान के मन की अवस्था या भावनाएं। योगीश्वर का मन इस दुनिया के शोर और लालच से इतना ऊपर उठ चुका था कि वो हमेशा एक ईश्वरीय शांति में रहते थे। बहुत ही ऊंची अवस्था है ये। हाँ, और नरेंद्र वहां अपने पिता की आज्ञा से धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता था। नरेंद्र खुद इस बात को स्वीकार करता है कि उस अलौकिक कुटिया में वही इस जटिल स्वार्थी दुनिया का एकमात्र प्रतिनिधि था। और फिर वो दिन आता है जब नरेंद्र की शिक्षा पूरी हो जाती है और उसे वापस लौटना होता है। विदाई का वो दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। बहुत ही मार्मिक दृश्य है वो। कंगन लेकर जाता है, लेकिन योगीश्वर सांसारिक मोह से इतने परे हैं कि वे स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्र लौटा देते हैं। सिर्फ वो कंगन किरण उठा लेती है, क्योंकि किरण के लिए वो सिर्फ एक खेलने की चीज है, आभूषण नहीं। बिल्कुल। इसके बाद अगले दिन जब नरेंद्र अंतिम विदाई लेने जाता है तो कुटिया का माहौल बहुत भारी होता है। योगीश्वर अचानक उठते हैं, उनकी आंखें गंभीर हैं। वे नरेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हैं और भारी रुंधे हुए स्वर में कहते हैं, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। ये शब्द बहुत वजन रखते हैं। यह कहकर वो किरण की सुकोमल उंगलियां नरेंद्र के हाथों में रख देते हैं। योगीश्वर, जो दुनियावी मोह से आजाद हैं, उनकी आंखों से भी उस पल 2 बूंद आंसू छलक पड़ते हैं। अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो उस पल नरेंद्र के मन में उठ रहे उस भयानक डर को समझना बहुत जरूरी है। नरेंद्र उस समय खुद सहम जाता है। उसे किस बात का डर था? उसके भीतर से आवाज आती है, हाय नरेंद्र, ये क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? ओ, मतलब उसे एहसास था कि वो क्या करने जा रहा है। जी, ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। नरेंद्र गहराई से जानता है कि वो इस मुक्त आत्मा को उस समाज में ले जा रहा है जहां सिर्फ बंधन है, जटिलताएं हैं और लालच है। उसे एहसास है कि वो इस पवित्रता को एक प्रदूषित दुनिया में ले जाने वाला है। और नरेंद्र का वो डर बहुत जल्द सच भी साबित होता है। कहानी मुरादाबाद शहर की तरफ मुड़ती है और समय का पहिया तेजी से घूमता है। मुरादाबाद आते ही किरण पूरी तरह से बदल जाती है। बिल्कुल। कहाँ वो आजाद वन का फूल और कहाँ अब एक सांसारिक स्त्री। वो लाल चोली, हरी साड़ी, सिर पर सिंदूर, हाथों में कंगन और गले में कंठी पहने हुए लौकिक दिखावे में पूरी तरह ढल चुकी है। जो बाहरी दुनिया का असर है वो उस पर हावी होने लगता है। हाँ, अब उसके पास आकाश से बातें करने की फुर्सत नहीं है। नरेंद्र भी उसके लिए बाजार से तरह तरह की गहने खरीद कर लाता है। हालांकि कभी कभी किरण के चेहरे पर उस पुराने अलौकिक प्रकाश की झलक दिख जाती है, लेकिन उसका बाहरी रूप पूरी तरह एक सामाजिक ढांचे में कैद हो चुका है। पर हैरानी की बात यह है कि पतन का जो असली रास्ता है वो किरण के बदलने से नहीं बल्कि नरेंद्र के बदलने से शुरू होता है। ये सचमुच ध्यान देने वाली बात है। पतन कभी भी अचानक या किसी बाहरी ताकत से नहीं आता, बल्कि इंसान की खुद की दबी हुई वासना और कमजोरियां उसे उस पतन की ओर ले जाती हैं। मुरादाबाद का वो शहरी माहौल नरेंद्र के भीतर के उस खोखलेपन को बाहर ले आता है जो शायद धर्म ग्रंथों के ज्ञान से भी नहीं भर पाया था। हाँ, और कहानी में वो विनाशकारी मोड़ तब आता है जब नरेंद्र अपने दोस्त मोहन के यहाँ नाच देखने जाता है। और वहां प्रवेश होता है किन्नरी का। किन्नरी वो सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी। कहानी के शब्द है कि वो नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। क्या सटीक वर्णन है। जब किन्नरी की आंखें नरेंद्र से मिलती हैं तो मानो कोई जादू हो जाता है। उसका आकर्षण किसी तेज शराब के नशे जैसा था। उसकी चतुर अदाओं और मायावी चमक ने नरेंद्र के सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह हर लिया। यहां से हमें मानवीय पतन का सबसे चरम रूप देखने को मिलता है। विचार करने वाली बात यह है कि ये वही नरेंद्र है जो योगीश्वर जैसे महान तपस्वी के सानिध्य में रहा, जिसने धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। सब व्यर्थ हो गया। बिल्कुल। किन्नरी की मायावी दृष्टि और चमक दमक के आगे उसकी सारी शिक्षा, उसके खानदान की प्रतिष्ठा और अपनी पत्नी किरण के प्रति उसका पवित्र प्रेम सब कुछ भस्म हो जाता है। असल में किन्नरी यहाँ सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो उस सांसारिक माया,
लालच और उस खोखले आकर्षण का प्रतीक है जो इंसान की मति भ्रष्ट कर देती है। और अगर हम देखें कि ये मति भ्रष्ट होती कैसे है, तो नरेंद्र इस कदर पागल हो जाता है कि 5 महीने बीतने पर भी उसका नशा नहीं उतरता। वो घर की संपत्ति लुटाने लगता है। अपना सब कुछ। बनारसी साड़ियां, मोती के हार, सारे गहने, वो सब कुछ ले जाकर उस किन्नरी के पैरों में डाल देता है। जो पत्नी उसकी जीवन संगिनी थी, उसे वो पूरी तरह भूल जाता है। तो ये एक तरह का अंधापन है। दिन भर वो किरण से झूठे बहाने बनाता है और शाम होते ही बेशर्मी से अपनी सारी दौलत उस नर्तकी पर लुटा देता है। और कहानी का सबसे भारी पल वो है जब एक दिन ये सारी सच्चाई किरण के सामने खुल जाती है। वो पल बहुत ही हृदय विदारक है। जब किरण को इस धोखे का पता चलता है तो वो बिना एक भी आंसू बहाए पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। किरण का वो बिना आंसुओं की गिरना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संकेत है। जब दुख एक सीमा से आगे बढ़ जाता है ना, तब आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। इंसान सुन पड़ जाता है। बिल्कुल सुन। और दूसरी तरफ नरेंद्र की स्थिति देखिए। विनाश जब आता है तो वो सबसे पहले इंसान के भीतर की करुणा और सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देता है। किरण का वो मौन दुख दरअसल एक चीख थी जो नरेंद्र को उस समय अपने वासना के शोर में सुनाई नहीं दी। सही कहा। आज के दौर से भी इसकी तुलना की जाए तो कई बार लोग किसी बाहरी क्षणिक आकर्षण या दिखावे के पीछे अपनों को, अपने सबसे सच्चे रिश्तों को इसी तरह खोखला कर देते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका असली परिणाम क्या होता है? इसका जवाब कहानी के आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाले हिस्से में मिलता है, जिसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं। वो रात का दृश्य बहुत ही डरावना है। एक तूफानी बरसात की रात है। रिमझिम बूंदों की झड़ी लगी है, बिजली खड़क रही है। यह तूफानी वातावरण सिर्फ बाहर का मौसम नहीं है, बल्कि नरेंद्र के मन के भीतर चल रहे तूफान का ही आईना है। नरेंद्र का सब कुछ लुट चुका है और वो किन्नरी के दरवाजे से बेइज्जत होकर लौटा है। वो हताश है। कहानी में एक जगह नरेंद्र की स्थिति को त्रिशंकु से जोड़ा गया है। त्रिशंकु का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो बीच में लटक जाए, ना इधर का रहे ना उधर का। नरेंद्र महसूस करता है कि त्रिशंकु को भी स्वर्ग और धरती के बीच लटक कर उतना दुख नहीं हुआ होगा जितना उसे अपने ही रचे हुए स्वर्ग के दरवाजे से इस तरह धक्के खाकर लौटने पर हो रहा है। और उस घोर निराशा और बेइज्जती के बाद भी अगर ध्यान दिया जाए तो नरेंद्र के भीतर का लालच मरा नहीं है। उसकी हवस अभी भी शांत नहीं हुई है। ये बात सचमुच डराती है। घर आते ही वो पागलों की तरह अपनी नौकरानी जूही को पुकारता है और कहता है, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। हद है ये। वह तेजी से ऊपर कोठे पर दौड़ता है, सारे संदूक झांकता है, उन्हें तोड़ डालता है, अलमारियां खंगालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अलमारी में सिर्फ मकड़ी के जाले हैं और श्रृंगार बक्स में छिपकली बैठी है। हताशा में वो झपटकर किरण के पास जाता है। यहाँ लेखक ने जो दृश्य खींचा है वो किसी के भी दिल को चीर सकता है। एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ इंसान का कभी न खत्म होने वाला अंधा लालच। बिल्कुल। चांदनी रात है। किरण खिड़की के पास एक तकिए के सहारे बेसूद, बेसहारा लेटी है। हवा उसके कमजोर शरीर पर मानो पंखा झल रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अलौकिक छटा है। मौत उसके बिल्कुल करीब आ चुकी है। जीवन की डोर बस छूटने ही वाली है। और उस मौत की शैया के पास खड़ा नरेंद्र उस पल भी ये नहीं पूछता कि तुम कैसी हो। लालच में अंधा होकर वो पूछता है, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है हमारी अपनी फितरत पर। इस एक वाक्य में दुनिया भर का स्वार्थ और अंधापन छिपा है। एक जीवन हमेशा के लिए खत्म हो रहा है, एक पवित्र आत्मा जा रही है और वो इंसान जो उसे वन से लाया था वो अभी भी पत्थरों और धातुओं के टुकड़ों को ढूंढ रहा है। और उस सवाल के जवाब में क्या मिलता है? किरण अपने बहुत ही क्षीण कमजोर कंठ से कहती है, हाँ। और नरेंद्र लालच में तुरंत कहता है, कहाँ है, अभी देखने दो। तब किरण धीरे से अपना घूंघट सरकाती है और कहती है, वही कानों का कंगन। और इतना कहते ही सब शांत हो जाता है। उसका सिर तकिए से ढल पड़ता है, आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। जीवन की वो रेखा हमेशा के लिए टूट जाती है। नरेंद्र जब उसके निर्जीव चेहरे की तरफ देखता है तो वो कंगन वहीं थे, वैसे ही उसके कानों को घेर कर बैठे थे जैसे शुरुआत में थे। यहाँ नरेंद्र की स्मृति को एक जबरदस्त झटका लगता है। कहानी के अंत में लेखक ने एक बहुत ही सुंदर और गहरी उपमा दी है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की। दुष्यंत और शकुंतला? जी। दुष्यंत ने भी अपनी अंगूठी पहचान ली थी
और उन्हें अपनी भूली हुई शकुंतला याद आ गई थी। लेकिन दुष्यंत एक चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने आकाश पाताल एक करके अपनी शकुंतला को वापस पा लिया था। पर नरेंद्र के पास क्या बचा? कुछ नहीं, सिवाय गहरे अंधकार और अंतहीन पछताव के। उसकी किरण तो इस दुनिया से ही जा चुकी है। अब वो अपनी किरण को कहां से लाएगा? उसे परलोक से ढूंढ कर लाने की शक्ति इस कमजोर लालची इंसान में कहां है? जब तक उसका नशा उतरा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब आंखें खुलती हैं तो जीवन में केवल और केवल अंधकार ही रह जाता है। ये कहानी सिर्फ एक नायक और नायिका की नहीं है, बल्कि ये उस इंसानी फितरत की कहानी है जो पास रखी अनमोल चीज की कद्र तब तक नहीं समझती जब तक वो हमेशा के लिए छिन न जाए। चर्चा के अंत में एक विचार जो शायद हर सुनने वाले के मन में रह जाएगा। जीवन में अक्सर लोग बाहरी चमक दमक, क्षणिक आकर्षण और उन चीजों के पीछे भागते हैं जो किन्नरी की तरह सिर्फ एक छलावा हैं। बिल्कुल सही। और इस अंधी दौड़ में जीवन की जो सबसे कीमती, सबसे निश्चल चीजें होती हैं, जैसे किरण का पवित्र प्यार, उसका भोलापन, या हमारे अपने, उन्हें इंसान खुद अपने हाथों से खो देता है। उस असली चीज की कीमत तब समझ आती है जब हाथ पूरी तरह खाली रह जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या इंसान आज भी किसी किन्नरी के छलावे में आकर अपने जीवन के सबसे अनमोल कंगना के छिन जाने का इंतजार कर रहा है? ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस कहानी की गहराइयों में हमारे साथ उतरने के लिए और इसे इतनी शिद्दत से सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर किसी को भी राधिका रमन प्रसाद सिंह जी के इस कहानी का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी कोई नई कहानी या विश्लेषण आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सुनते रहें और जीवन के इन गहरे अर्थों को महसूस करते रहें। धन्यवाद।